ठीक है। तो जीव विज्ञान में यानी बायोलॉजी की अगर आज हम बात करें तो आज हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो यहाँ हम लिखते हैं आपके साथ जीव विज्ञान बोले तो बायोलॉजी, ये अपना कंटेंट है बायोलॉजी का। ओके, इसमें जो बेसिकली हमें पढ़ना है वो पढ़ना है जीवों के बारे में। एक ऐसा साइंस, एक ऐसा विज्ञान जो हमें जीवों के बारे में डिटेल नॉलेज देता है, उसको हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म में, जिसको जीव कहते हैं, हिंदी में जीव और बाकी ऑर्गेनिज्म हो गया, तो सबसे बड़ा सवाल सबसे पहले ये आता है कि हम किसको जीव कहेंगे। अगर आप जीव की बात करते हैं तो किसको आप जीव कहेंगे? तो जो सजीव है, ठीक है जी, जो सजीव है उसको हम जीव कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नहीं, सजीव, सजीव किसको कहेंगे? जो अपने कुछ फंक्शंस को फॉलो करता हो। तो नहीं, दो चीजें तो हमारे सामने आ गया। अगर हम जीव का इंट्रोडक्शन देखें कि अब जीव किसको कहेंगे आप, यानी ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे आप, तो जीव की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला कंडीशन है कि वो होना चाहिए क्या? सजीव। सजीव मतलब लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कई तरीके से हो सकता है। ये इतना छोटा हो सकता है कि हमें ना दिखाई दे, और ये हाथी इतना बड़ा भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशंस हमारे पास है, कि बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो सवाल यहां पर यह आता है कि हम छोटा या बड़ा किस बिहाफ पे बात करते हैं। छोटा होना या बड़ा होना किस बात पे बिहाफ बात करते हैं। तो एक तो ये कंडीशन हो गया साइज के हिसाब से, लेकिन सजीव होने के लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? अगर आपसे कंडीशंस की बात की जाए, कंडीशन मतलब कि जैसे कोई भी सजीव है तो ऐसा क्या क्या उसके अंदर गुण होना चाहिए कि उसको हम सजीव कहेंगे। तो अगर ये सजीव है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? तो देखिए, ये गति करेगा, यानी कि मोशन करेगा, चलेगा, मूवमेंट तो होगा ना, मोशन मूवमेंट होगा। इसके अलावा अगर ये सजीव है तो भाई इसका पोषण होगा, खाना वाना खाएगा ना ये, अपना बॉडी शरीर को न्यूट्रिशन देगा ना ये, न्यूट्रिशन होना जरूरी है इसका। अगर ये सजीव है तो श्वसन होगा, श्वसन यानी रिस्पिरेशन। कैसे पता चलेगा? ये सांस लेगा तभी तो पता चलेगा, रिस्पिरेशन भी होगा। उसी तरीके से अगर ये सजीव है तो उत्सर्जन भी होगा। ऐसे इत्यादि इटीसी, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो उसके अंदर होगा। अब आप सजीव हैं, मानते हैं खुद को सजीव, तो आपके अंदर गति है कि नहीं है? आप न्यूट्रिशन होता है कि नहीं होता है, पोषण, सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है ये पूरा बायोलॉजी के अंदर, जीव विज्ञान में तो डिटेल पढ़ना है इसके अंदर। लेकिन अगर कोई सजीव का क्राइटेरिया फॉलो करता है तो कब हम कहेंगे कि वो सजीव है? तो ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें जो होनी चाहिए। सजीव छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, इसका क्या क्राइटेरिया है बड़ा छोटा होने का? तो कोशिका के आधार पर है। तो सबसे पहले हमें कोशिका को समझना होगा कि कोशिका होता क्या है। अगर आप कोशिका की बात करते हैं, अपने पास कोशिका, जिसको हम लोग सेल कहते हैं, सेल, ये बैटरी वाला सेल नहीं है ये। तो कोशिका जो होता है ये जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। दो चीजें, एक तो जीवन की आधारभूत है, वेरी फंडामेंटल, वेरी फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सबसे छोटा है। डिटेल में पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। इतना ही समझिए कि जैसे घर ईंटों से मिलकर बना होता है, उससे छोटा तो नहीं हो सकता ना, कोई ईंट से छोटा, ईंट ही लगता है। वैसा ही हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं, बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं एक जगह पे, एक स्पेशल एक जैसे सेल मिलते हैं तो ये उत्तक का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं।
ये उत्तक का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके बहुत सारे उत्तक मिलते हैं, बहुत सारे उत्तक मिलते हैं। तो उत्तकों के मिलने के, टिश्यूज के मिलने की वजह से जो है ना, एक अंग बनता है। कोई भी अंग बन जाए, आंख बन जाए, कान बन जाए, कोई भी ऑर्गन बनता है, किडनी बन जाए। इन अंगों के मिलने की वजह से अंग तंत्र बनता है। इन अंगों के मिलने की वजह से अंग तंत्र बनता है, यानी ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और भाई ऑर्गन सिस्टम के बाद तो आपका शरीर, यानी कि आराम से शरीर बन गया, ये बॉडी का निर्माण हो गया। तो हमारे शरीर में कितने कोशिका हो सकते हैं? बहुत कोशिका हो सकता है, एक दो कोशिका थोड़ी ना होगा, एक दो कोशिका थोड़ी होगा, भरा पड़ा है कोशिका, कोशिका की भरमार है एकदम से। उत्तक, तो उत्तक भी बहुत सारे होंगे, पर कोशिका तो बहुत सारा होगा। ठीक है, तो अब आपको पता कैसे पढ़ना पड़ेगा? कोशिका का एक अलग चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, सेल का, उत्तक का अलग चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ऐसे करके अलग अलग पढ़ना पड़ता है, फिर आपको अलग अलग जानकारी लेनी होती है, अलग अलग सिस्टम में जाना होता है हमें। और अभी ऊपर वाला बाकी है, ये गति, ये पोषण, ये श्वसन, ये उत्सर्जन, ये सब बाकी है अभी। बहुत बड़ा क्राइटेरिया इसके अंदर है। पेड़ पौधों को भी हम लोग सजीव मानते हैं, लिविंग होता है, क्योंकि उसके अंदर भी फंक्शंस होता है, उसके अंदर भी कोशिका होता है। तो ये तो मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कहाँ से कितना बताना है, एक क्लास में संभव ही नहीं है। वो हम चैप्टर बाय चैप्टर रहेंगे। अभी तो मैं आपको केवल एक समराइज कर दे रहा हूँ कि देखो हम ये पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है, ऐसे ऐसे चीजें होती है, ये जानकारी हमें होनी चाहिए अगर हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में आते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ेंगे। बताइए, क्लियर है यहाँ तक? क्या कहते हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले ये कोशिका का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हम डिटेल में फिर आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या कैसे होता है। मेन हम लेके चलते हैं पोषण पे, आपको लेके आते हैं, न्यूट्रिशन पे लेके आते हैं आपको, इसको समझिएगा। तो अगर हम आते हैं अपने पोषण पे, यानी कि न्यूट्रिशन पे आते हैं। देखिए, जब हम पोषण पे आते हैं तो पोषण का मतलब होता है कि एक शरीर को, जब एक जीव अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो मेंटेनेंस करता है, मतलब रेगुलर अपने दैनिक दिनचर्या में जिन जिन चीजों को वो ग्रहण करता है, जो जरूरी चीजें उसके अंदर होती है, और उसका जब पाचन होता है, उस शरीर में जब एनर्जी बनती है, तो उसको हम लोग पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं उसको। ये न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है। ये न्यूट्रिशन जो है ये दो तरीके का होता है। एक होता है अपना स्वपोषण, स्वपोषण होता है, इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। और एक होता है परपोषण, इसको हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। क्या फर्क है दोनों में? सवाल इस पे आता है कि स्वपोषण और परपोषण में क्या फर्क है। तो भाई, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, दे प्रिपेयर मेक देयर फूड ऑन, दैट इज ऑटोट्रॉफिक, यानी स्वपोषण है। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंस रहते हैं, तो परपोषण है। तो आप कहेंगे अच्छा सर, घर में मम्मी खाना बनाते हैं तो वो स्वपोषण है, और हम तो उनका बनाया हुआ खा लेते हैं तो परपोषण हो गया। तो ऐसा नहीं है। कभी भी कोई भी जानवर हो गया, इंसान हो गया, अपना भोजन स्वयं कैसे बना सकता है? अपना भोजन तो भाई स्वयं केवल पेड़ पौधे बना सकते हैं, केवल और केवल पेड़ पौधे ही बनाते हैं। और पेड़ पौधों में फल, पत्तियां, उनकी और भी चीजें, हम तो केवल उसका स्वाद बदल कर खाते हैं।
चावल कच्चा भी खाया जा सकता है, गेहूं कच्चा भी खाया जा सकता है, चना कच्चा भी खाया जा सकता है। वो तो आप अपना स्वाद बदलने के लिए करते हो, है नहीं? गर्म करते हो तो आप टेस्ट बदलने के लिए चीजें करते हो। जानवर लोग कच्चे खा जाते हैं पत्ते वगैरह। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो स्वपोषण का जो पूरा का पूरा है वो पेड़ पौधों का है, लेकिन जितने भी ग्रीन, इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे यहाँ पे, तो इसके एग्जाम्पल में आएंगे पेड़ पौधे, प्लांट्स, पौधे, मैं पौधे लिख देता हूँ, प्लांट्स इसका एग्जाम्पल है। और इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देंगे तो एक तो एनिमल्स हो गया, यानी जीव मतलब जानवर हो गया उसको, और एक ह्यूमन मनुष्य भी हो गया, ह्यूमंस हो गए, ये मनुष्य भी है, ये भी डिपेंडेंसी उनकी रहती है यहाँ पे। अब अगर हम स्वपोषण आते हैं, पर पोषण आते हैं, अभी भी कंफ्यूजन है, नहीं सर हम तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अरे आप अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हो, नहीं बना लेते हैं किचन में। पता है अपना भोजन स्वयं बनाने का मतलब होता है कोई ऐसी टेक्निक होती कि रात में आप सोते और अपने बालों में कुछ ऐसा केमिकल या बीज डालते और सुबह जो है बालों में से टमाटर उगाता। वैसे भी टमाटर महंगा हो गया है अभी फिलहाल, है नहीं? तो टमाटर उगाता, घर में 6 लोग हैं, दो दो टमाटर भी उगता, तो 6 दूनी 12 टमाटर, आराम से घर का काम हो जाता है। इसको कहते हैं हम आपका कि आप भोजन स्वयं उपजा रहे हो। मान के चलो किसी का जन्म होता है, बोले बधाई हो, बोले क्या हुआ, बोले बच्चे का ना एक गुण आया, बोले क्या गुण आया है, ये बच्चा ना अब इसके सिस्टम ऐसा है, बैगन का पौधा है इसके, इस पे बैगन उपजेगा इसके सर पे। बोले अच्छा, मतलब किसी बच्चे का तो बधाई हो, ये बच्चा ना टमाटर उपजेगा इसके सर में से। अच्छा, तो अगर ऐसी चीजें हों तो ट्रेन में, मेट्रो में कहीं भी जाएं तो हर किसी के शरीर पे कोई ना कोई फल फ्रूट ऐसे, चावल गेहूं कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, फिर तो वो एक दूसरे का तोड़ भी लेगा, फिर तो बचा के चलेगा। तो ऐसा तो नहीं है, भगवान ने बहुत सोच समझ के चीजें दी है। तो इसका मतलब है आप केवल स्वाद बदलते हो। मुख्य रूप से भोजन का जो चीजें बनाने का है वो पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे के पास है, हम मनुष्य और जानवरों के पास है ही नहीं वो चीजें। तो अब जो पौधे भोजन बनाते हैं उसका जो प्रक्रिया होता है उनका नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि पूछा जाता है यहाँ पे, तो आपको समझना होगा ये, जिससे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये जो फूड बनाते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है बनाने का, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का जो नाम है वो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। कितनी चीजों की? 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। ये 4 चीजें होते ही पौधे प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। इन 4 चीजों में सबसे पहली चीज को जो जरूरत है होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश होना बहुत ही जरूरी है, यानी सनलाइट। सनलाइट नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। दूसरी जो बहुत जरूरी चीज इसके इनके पास होनी चाहिए, जो बहुत जरूरी चीज दूसरी जो होनी चाहिए वो होना चाहिए, इनके खुद के पास होता है हरित लवक, क्लोरोफिल जिसको कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इनके पास होनी चाहिए। तीसरी जो चीज इनके पास होना चाहिए वो होना चाहिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम बाहर निकालते हैं। और चौथी चीज जो इनके पास होनी चाहिए वो होना चाहिए इनके पास वाटर एंड मिनरल। वाटर यानी जल लिख देता हूं आपके लिए। ये 4 चीज अगर मिलेगा तब जाकर कोई भी पौधा जो है वो क्या बना पाएगा, तो वो प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जो आपका क्लोरोफिल होता है अपना, है ना, ये जो क्लोरोफिल होता है, ये जो अपना क्लोरोफिल है ये होता है ग्रीन। जितने भी हरे पौधे में देखेंगे क्लोरोफिल ग्रीन होता है, ठीक है, ये होता है ग्रीन।
सवाल ये है कि ग्रीन ही क्यों होता है? तो क्लोरोफिल का काम ही है ग्रीन रखना। हम लोग का खून में क्लोरोफिल थोड़ी ना रहता, हमारे यहाँ हीमोग्लोबिन है जिससे खून का रंग लाल होता है, और यहाँ क्लोरोफिल है जिससे कि ये हरा रहता है। तो भाई अगर ये हरा रहता है, तो अगर ये क्लोरोफिल हम लोग के पास होता तो भाई हम लोग भी काम कर लेते, पर हमारा तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है। ऊपर वाले ने ऑपरेट ही अलग सिस्टम से किया है हमें। तो ये क्लोरोफिल हरे पत्तियों में पाया जाता है, यानी कि इसके लिए पौधे का हरा भरा होना भी अत्यंत आवश्यक है। अगर पौधा हरा भरा नहीं है, उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, और इन चारों में एक भी चीज गायब होगा, तब भी गड़बड़ है। अच्छा, ऐसा नहीं क्लोरोफिल हरा ही होता, कुछ कुछ पौधों में क्लोरोफिल लाल भी होता है, या क्लोरोफिल का कलर चेंज भी होता है, बहुत रेयर कुछ ऐसे हैं। पर जनरली जो आपको मिलते हैं 99% वो हरा मिलता है, ग्रीन कलर का मिलता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। तो सूर्य का प्रकाश फ्री में मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? देखिए, हम लोग कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, सांस लेते हैं तो लेते हैं ऑक्सीजन, और बाहर जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी अजीब बात है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और जल, वो तो जमीन के नीचे से मिल जाता है। पर हम मनुष्य ठहरे बड़े समझदार। कैसे भाई? तो पौधों से हमें क्या मिलता है? कुछ तो नहीं मिलता, इसलिए काटे जा रहे हैं। बदले में पौधे हमें क्या देते हैं? भाई वहां से फूड, खाना पीना सब तो मिलता ही मिलता है, बदले में ऑक्सीजन मिलता है, वही ऑक्सीजन जिससे हम जिंदा हैं। यानी हम पौधों को दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो उनके लिए वरदान है, और उनके द्वारा जो बेकार ऑक्सीजन है वो हमारे लिए अच्छा है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया है। लेकिन जिस तरीके से अंधाधुंध तरीके से पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, और लोग अपनी आबादी बढ़ा बढ़ा के इस तरह से कर रहे हैं, तो लोगों को लगता क्या है, तो ऑक्सीजन ही तो देते हैं, क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऑक्सीजन देते हैं, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे। बहादुर लोग हैं आज के, डरते थोड़ी हैं, सब जानता है, फिर भी सोचता मर जाएंगे मर जाएंगे। वैसे ही बोलते क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओगे, एक दिन तो सबको मरना है। अब वो शर्मा जी ने भी तो पेड़ काट दिया, वर्मा जी ने भी काट दिया, तो हम भी काट देते हैं। सब मरेंगे, हम भी मरेंगे। कितना बढ़िया आज का थिंकिंग है, डर ही नहीं है एकदम। और सामने कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाए, पूरा रुपया पैसा सब दे देगा, कहेगा नहीं नहीं नहीं, जान की बड़ी कीमत है, जो ले जाना है ले जाओ, लेकिन हमें छोड़ दो। लेकिन आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई थिंकिंग ही नहीं है। जो जिसको जहां मौका मिल रहा है बस काटते जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जब आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करना चाहेंगे, तो पेड़ पौधा बेस्ट कंज्यूमर है ना आपका। अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अमाउंट बढ़ रहा है, CO2 के बढ़ने से आपका जो है वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, और इससे ग्लेशियर के जो बर्फ है वो पिघल रहे हैं। तो उससे होगा ये कि जो समुद्र का लेवल है और नदियों का लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो आने वाले समय में कुछ देश ऐसे हैं जो पानी के अंदर चले जाएंगे, जितना इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पर 1992 रियो डी जेनेरो, ब्राजील में, वहां से मीटिंग स्टार्ट हुआ, और हर साल होता है। और हर बार टारगेट दिया जाता है कि भाई अब तुम क्या करोगे, उसमें भारत भी है, चाइना भी है, पूरी मीटिंग होती है कैसे क्या किया जाएगा। तो भारत ने संकल्प लिया है कि भाई 2050 तक, हाँ 2050 तक जो है हम CO2 को मेंटेन कर देंगे, 2050 तक का टारगेट है। और अलग अलग देशों का अलग अलग है। चाइना दबाव बना रहा था कि नहीं तुम 2030 तक करो। तो हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इतना प्रोडक्शन है, और पेड़ पौधे कम है, तो उसका कंज्यूम करने वाला है ही नहीं। नदियों वगैरह में भी कंज्यूम, अब जंगल उतना रहा नहीं। तो इस वजह से जो है ये आप देख रहे होंगे आजकल गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। मतलब आजकल आप ध्यान से देखते होंगे कि गर्मी का लेवल अचानक से बढ़ जाता है, और कई बार गर्मी में सर्दी आ जाती है। ये मौसम में जो हेर फेर है, बारिश का नहीं आना, बिना मौसम का बरसात होना, ये सब का सब जो है, ये यही CO2 का कमाल है। अब इसके लिए देखिए ऐसा है कि CNG गैस थोड़ा कम है, नेचुरल होता है, डीजल पेट्रोल कम कर रहे हैं लोग, तो आज भी इस्तेमाल होता ही होता है। या बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज है, चिमनी है, जहां पर धड़ल्ले से जो है उसके धुएं वातावरण में जाते हैं, और वो सांस में जाते हैं। दिल्ली की हवा तो ऐसी है कि
कि आप नॉर्मल दिल्ली के हवा में अगर सांस लेते हैं तो पता नहीं 2 या 3 सिगरेट के धुएं के बराबर, मतलब आप समझिए 2 से 3 सिगरेट रोज पी रहे हैं। इतना पॉल्यूशन है, पूरा पॉल्यूटेड है ये, तो शरीर में जाकर बीमारी भी पैदा कर रहा है। तो इन सब का जो वजह करते हैं, कुछ देश ऐसे तिब्बत वगैरह और देश देखेंगे, वहां पे ऐसा सा देश है जहां पर जो है इतना जंगल है, इतना जंगल है कि वहां पर जो है CO2 CO2 एकदम कम गया है, और अगल बगल के देशों से आने वाली हवा CO2 को कंज्यूम कर लेता है। बहुत ही कम है, क्योंकि लोग कम है और पेड़ पौधे ज्यादा है, वहां पर जंगल वाला इलाका है का वहां पर। अब पेड़ पौधों को चाहिए वाटर एंड मिनरल्स, जल चाहिए। अब हम पेड़ पौधे काट रहे हैं तो जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो पानी को बांध के रखती है, तो हमारा ग्राउंड लेवल भी गिर गया है। गांव में आजकल आप देखेंगे, गांव में, हमारे गांव में तो 25 फीट पे आज भी वो हैंडपंप चल रहा है, 25 फीट पे पानी निकल रहा है। अब 25 फीट पे संभव है कि आज की डेट में 25 फीट गड्ढा करेंगे पानी निकल जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। 200 फीट, 300 फीट, 400 फीट, क्या तो लोग बोरिंग करवा रहे हैं, और बोरिंग जो है वो कम से कम 5 किलोमीटर के रेंज के नीचे की चीजों को खींच लेता है। हाँ, हर जगह कहानी है, आपके यहाँ नहीं, हर जगह है। वो 5 किलोमीटर के रेंज में पानी को खींच लेता है। अब लोगों में कंपटीशन है, अब हर किसी को बोरिंग लगवाना है। पहले 200 किलोमीटर, 200 मीटर, 200 तक गया, है नहीं, उसके 200 फीट तक गया। उसके बाद अगला उसका पड़ोसी जो है वो 300 फीट चला गया, उसके बगल में 400 फीट चला गया। अब इनका तो आ जाएगा पानी, लेकिन जिनका हैंडपंप 25, 50, 60, 100 फीट पर था उनका सूख जाएगा, नीचे का लेयर भाग जाएगा। बारिश जब होता है तो आप देखते हैं किसी गंजे इंसान के सर पे पानी डाल के देखिए, पूरा पानी गिर जाएगा, लेकिन अगर जिसके सर पे बाल है, आपके सर पे बाल होगा तो आपका बाल भींगा हुआ रहेगा। तो ये एक तरह से आपका एग्जाम्पल है कि पेड़ पौधे रहने से वो जल को यानी मेंटेन करके रखते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये पूरा इकोसिस्टम है, और हम धरती पे रहते हैं, तो हमारी सोच बस इतनी है कि हमारा जो 100 फीट का घर है या 1 कट्ठे का घर है, 2 कट्ठे घर है, हम सोचते हैं यही हमारा सब कुछ है, या हमारा जिला ही सब कुछ है। हम बाहर के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं रहता ना अगली पीढ़ी के बारे में ना उसके बारे में। बस इतना होता है कि इस महीने का राशन आ गया, हाँ आ गया, कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है, कुछ पैसे सेव हो गए, इसका हो गया, उसने ये कर लिया वो कर लिया, बस इतना ही चीजें रहती हैं। छोटे छोटे प्लास्टिक हम फेंक रहे हैं, वो आए दिन मिट्टी के अंदर जा रहा है, वो मिट्टी की क्षमता कम करते जा रहा है। हम इस चीज पर भी ध्यान नहीं देते हैं। पेड़ पौधे अनावश्यक, जहां मतलब ऐसा है कि वो बेकार के हैं, नहीं है, कुछ ना कुछ आपको देंगे, लेकिन घर के आगे है तो काट देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब मेन रूप से जो है, मैं आपको इसलिए इतना बता रहा हूँ कि इस पे लिखने के लिए जब आएगा तो आप अपने थिंकिंग से लिख पाए, आपको रियलिटी पता होना चाहिए। केवल सिलेबस को सिलेबस के तरीके से मत पढ़िए। आप ज्ञान हासिल कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो ज्ञान का मतलब होता है कि पूरे जीवन भर जो है आपको ये महसूस होना चाहिए कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है, तो भाई ये जानकारी है, वरना पढ़ने का मतलब क्या है फिर? आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में नहीं पता है, आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में नहीं पता है, भोजन कैसे पचता है ये नहीं पता है, कोशिका क्या होता है ये नहीं पता है, शरीर के अंदर क्या क्या फंक्शन है ये नहीं पता है, तो आप पढ़े क्या फिर? आप में और अनपढ़ में क्या फर्क रह गया? तो पढ़ाई का मतलब इतना भी होना चाहिए। चलते कुछ चीजें कैलकुलेशन का है जी, जैसे कि आप फिजिक्स में मैंने पढ़ाया, भौतिकी में गति है, मोशन है, तो हर जगह आप कैलकुलेट इंजीनियर नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे चीजें हैं बायोलॉजी के, ये तो पूरे लाइफ में काम आएगा आपके पास। तो ये कुछ चीजें जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बताया। आप परपोषण में भी देखेंगे तो कई तरह के परपोषण होता है, कई तरह के परपोषण होता है, जिसमें आप पढ़ेंगे डिटेल में जाके कि कुछ ऐसे होते हैं जो सड़े गले जो जीव मर जाते हैं उसके ऊपर उसको अपना भोजन लेते हैं। कुछ जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जो केवल पेड़ पौधों खाते हैं। कुछ मनुष्य सर्वाहारी है, मतलब वो शाकाहारी वाला भी खा लेता है और मांसाहारी वाला भी खा लेता है, ठीक है ना, इसको सर्वाहारी कहते हैं। तो ये तो अपना ही चीजें रहा है यहाँ पर। लेकिन अब अगला सवाल ये आता है कि अब अगर हम मनुष्यों की बात करें, वैसे तो बहुत सारे जीव हैं, लेकिन अगर हम मनुष्यों की बात करें, तो मनुष्यों के लिए अगर भोजन की बात करें, हम मनुष्यों के लिए, तो मनुष्य का अगर भोजन की बात करेंगे तो क्या क्या चीजें होना चाहिए भोजन में, और भोजन हम क्यों करते हैं? सबसे बड़ा सवाल, हम फूड क्यों खाते हैं? क्या रिक्वायरमेंट है? अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। तो भाई क्यों मर जाएंगे? ऐसा क्या चीज होता है जो मर जाएंगे? दूसरा सवाल ये है कि हम सांस में ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं, नाइट्रोजन क्यों नहीं, या कोई और गैस क्यों नहीं, ऑक्सीजन ही क्यों?
किसी और गैस से क्यों नहीं हो सकता है? ऐसे कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में आना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि भाई, सबसे पहला सवाल जो यहाँ पर मैं लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं कि भोजन जो है, यानी जो फूड होता है ह्यूमंस का, मनुष्यों का, वो है क्या एग्जैक्टली? व्हाट, क्या है? एक थाली में अगर भोजन है तो हम क्या खाते हैं? सबसे मतलब पहली चीज आपको बता रहे हैं, कुछ भी खा लेंगे हो जाएगा क्या? या हम दाल खाते हैं तो क्यों दाल खाते हैं, क्या पर्पस है दाल खाने का? दूध पीते हैं तो क्या पर्पस है दूध पीने का? रोटी खाते हैं तो क्या पर्पस है रोटी खाने का? अगर पेट भर जाता है बस, और ज्यादा नहीं सोचना, पेट भरना चाहिए अपना। लोग खाते हैं एकदम। पटना में जो है पढ़ते थे तो वो यहाँ पर जो रहता था, बड़ा पहलवान टाइप का लगा रखा था ड्यूटी पे, और इतने बच्चे उसमें होते हैं कि 1,000 बच्चे एक बार पढ़ते हैं, गर्मी होता है, एक बेंच पतली वाली, उस पे 7-8 बच्चे बैठाता था। हम लोग भी ऐसे बैठते थे। अब उसमें रोज बेहोश होता था, कोई ना कोई बेहोश होता था। अब मुझे तो कई बार लगता था जो ज्यादा गर्मी लगता था वो बेहोश होने का नाटक करता होगा, उसको उठा के लेते थे एसी वाले रूम में, और वो जाता होगा 2 मिनट आंख बंद करके रखता होगा, और ठंडा उंडा एसी से लगता होगा, ग्लूकोज का पानी वानी मीठा मिलता है एकदम पीने के लिए, एकदम मजा आ जाता होगा। फिर उससे पूछा जाता था कि भाई कहाँ हो, कहाँ तुमको जाना है, तो थोड़ा होता था। हमने तो कभी ऐसी नौटंकी नहीं की है, ना जरूरत पड़ी। हो सकता है सच में, पर हाँ एक दिन कोई ना कोई बेहोश होता था, तो वो आपस में डिस्कस कर रहे थे, एकदम रावण जैसा एक था, एकदम हट्टा कट्टा, एक और पहलवान था, तो बता रहा था जब नॉनवेज वगैरह मुर्गा वगैरह बनता है तो कह रहा था कि 25 रोटी खा जाता है वो, 18 रोटी बोल रहा नॉर्मल है उसका, और बोला जब नॉनवेज वगैरह बनता है तो 25 रोटी खा जाता है। सोच के देखिए जरा आप, 25 रोटी, अभी ट्राई करेंगे तो डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, पर खाता है खाने वाला। तो अब यहाँ पर भोजन में क्या होना चाहिए, ऐसी क्या क्या चीजें है, तो मैं आपको यहाँ पर सही जवाब बताता हूँ भोजन में क्या होना चाहिए। भोजन के अगर हम तत्वों की बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें, तो भोजन में जो सबसे पहली चीज होना चाहिए, सबसे पहली चीज वो होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। और ये भी बताऊंगा कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है हमें किन किन चीजों से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से बहुत बड़ा एनर्जी मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या क्या एग्जाम्पल आएगा, अगर कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल पे आप ले आएंगे, चावल यानी राइस, ये बिग सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। और कई लोग तो खा के नींद आ जाता है, खासकर मैं, जब मैं ये चावल खा लूं, मुझे चावल खाने में डर लगता है, मुझे कभी वीडियो वगैरह बनाना हो तो मैंने चावल अगर खा लिया उसके बाद तो ऐसा लगता है कि बस मुझे कहीं भी थोड़ी जगह चाहिए सोने के लिए। नींद आने लगती है। इसके अलावा आपका हो गया गेहूं, व्हीट, ये बिग सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। और भी बहुत सारी चीजें हैं इस लिस्ट में, मैं मेन मेन आपको बता रहा हूं। और हमारे पूर्वजों ने जो है बहुत ही सोच समझकर हमारा खाने पीने की चीजों को एडजस्ट किया। इसी वजह से कोरोना जैसे महामारी में भी मतलब कभी मन में एक ख्याल नहीं आया कि हम टपक जाएंगे, मुझे तो कभी नहीं आया, पता नहीं और किसी को आया हो ना हो, पर इतना सब कुछ हुआ कि छूने से वायरस आ जाता है, आदमी मर जाता है। आदमी मरेगा नहीं बताओ, जिसको हल्का फल्का भी खांसी जुकाम होता था उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाते थे, और जिस बेड पे लिटाते थे पता चला लेफ्ट देख रहा है तो मरा हुआ आदमी, राइट देख रहा है तो मरा हुआ आदमी। अब सबका नाम दे दिया कोरोना से मर गया, पर नॉर्मल हॉस्पिटल में वैसे भी लोग मरते हैं। पता चला कि वो हार्ट अटैक से मरा होगा, हो सकता है वो किसी और चीज से मरा होगा, पर जो बीच में आदमी है उसको लिटा दिया। अब बोला बाबू रे तुमको भी कोरोना हो गया है, अब लगता है तुम भी नहीं बचोगे। उसका हार्ट अटैक तो ऐसा ही उस समय आधा आ जाएगा, जब इधर देखेगा मरा हुआ, इधर आंख फाड़ रखा है मरा हुआ, तो आधा तो ऐसे ही मर जाएगा वो। तो अब ये इतना चीजें था, इतना सुनने के बावजूद भी जो है कभी मन में नहीं आया कि हम टपक जाएंगे, कभी नहीं आया। और ना ही हम टपके, ना ही किसी किसी को सुना, किसी को नहीं देखे। आप लोग भी जिंदा है, हम भी जिंदा है। तो हमारा खान पान ही ऐसा था जिसको खाने के बाद अपने आप शरीर में चीजें मेंटेन करती चली गई, ठीक है।
तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारे यहाँ पूरा व्यवस्था है, चावल खाइए, गेहूं, रोटी और भी सारी चीजें होती है। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो यहाँ पर है कार्बोहाइड्रेट के बाद जो हमें जरूरत होती है चीजों के लिए, वो प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन खाने से जो है हमारे शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ती है। प्रोटीन खाने से जो है शरीर का ग्रोथ होता है। प्रोटीन खाने से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सो प्रोटीन हमें मिलता कहाँ कहाँ से है? तो प्रोटीन का जो बेस्ट एग्जांपल, जितने भी दाल है ना, मूंग हो गया, चना हो गया, तो दाल इसका जो है बेस्ट एग्जांपल है। जितने भी दालें, पल्सेस हैं, वो प्रोटीन के बेस्ट एग्जांपल है। तो हमारे आहार में, खान पान में दाल को भी मिलाया गया। खाली चावल खाएंगे तब भी नहीं काम चलेगा। हमें आपको वो चीजें लेनी पड़ेगी जिससे कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए, जिससे प्रोटीन भी मिल जाए। अच्छा, दूध में भी अच्छा खासा प्रोटीन होता है, इसलिए पनीर वगैरह लोग खा लेते हैं, उसमें प्रोटीन वगैरह होता है। मांस में प्रोटीन होता है, मांस में प्रोटीन होता है, नॉनवेज जो खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन की चीजें हैं जो कि खाने का है। अगली क्या चीज है जो खाने में होनी चाहिए? अगली चीज होनी चाहिए वसा, यानी फैट। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, फैट अच्छी चीज थोड़ी होती है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, फैट जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक ओमेगा 3 होता है, एक ओमेगा 6 होता है। मैं यहां पर आपको बताता हूं। एक हो गया ओमेगा 3 और ये हो गया ओमेगा 6। ओमेगा 6 नॉर्मल हमें मिल जाता है, नॉर्मल सरसों के तेल वगैरह से, घरेलू तेल से मिल जाता है। मैं यहां लिख देता हूं घरेलू तेल, घरेलू तेल, ऑयल। नॉर्मल हमें यहाँ से तेलों से मिल जाता है ओमेगा 6। और ओमेगा 3 का देखते कैप्सूल आता है, वो मछली के तेल वगैरह से बनता है या बाकी चीजों से बनता है, एक्स्ट्रा बाहर से, या कुछ अलसी का बीज, मैं लिख देता हूं अलसी के बीज में ओमेगा 3 होता है। अलसी का नाम सुना होगा आपने, अलसी, आलसी नहीं, अलसी, अलसी में होता है, ओमेगा 3 होता है। तो गांव के लोग देते अलसी भी, उसको जो है पहले थोड़ा भुनभुना करके फिर उसको पाउडर बना के खाते थे। तो ओमेगा 3 बढ़िया सोर्स हो गया आपका। तो फैट भी रहना जरूरी है। तो कहा कि अच्छा सब्जी को ना तेल में बनाओ। तेल तो डायरेक्ट कोई पिएगा नहीं, लेकिन अगर तेल में सब्जी बनेगा या बाकी सारी रस वाली चीजें बनेगी तो इस बहाने व्यक्ति के अंदर जाएगा। पर प्रॉब्लम तब है जब हम डालडा खा लेते हैं, रिफाइंड खा लेते हैं, बाहर की वो चीजें खा लेते हैं जो हमारे लिए बेकार है। और वो चीजों की वजह से हमारे अंदर एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है। और जैसे मतलब ये है ना कि अगर भूख लगे तभी आदमी खाना चाहिए, लेकिन आदमी क्या है कि उस हिसाब से नहीं खाता है। शादी में गया है तो भूख रहे चाहे नहीं रहे, तो भाई जो महंगी महंगी चीजें मार्केट में होती है, अब वो कैलकुलेशन करेगा, भाई ये सब खरीदेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, आज का मौका है, खा सको तो खा लो, तो वो खा लेता है। तो होता क्या है, जो एक्स्ट्रा हम खाते हैं उससे एनर्जी मिलनी चाहिए, ऊर्जा मिलनी चाहिए, तो उल्टा उसको पचाने के लिए और हमारे शरीर से एनर्जी जाती है। जितना रिक्वायरमेंट था उतना खाओगे अगर, तो उससे वो ताकत मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा खा लोगे तो उसको निपटाने के लिए अलग से एनर्जी लगेगी। आप देखते घर में एक्स्ट्रा कोई चीज आ जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं, तो आप थक जाते हैं, वही काम शरीर का होता है। इस चक्कर में कई लोगों का शरीर बन नहीं पाता है, कई लोगों का तो फैट ऐसा जमा हो जाता है कि वो एक कुर्सी ही कम पड़ जाए, एक कुर्सी कम पड़ जाए इतना फैट हो जाता है। तो ये बीमारी जो है वो हमारे गलत खान पान से है। अच्छा, अगला जब आते हैं यहाँ पर, तो विटामिन। अच्छा, विटामिन कहाँ से मिलता है? विटामिन कहाँ से लेते हैं हम लोग? तो हमें फलों से मिलता है, सब्जियों से मिलता है। खनिज एंड विटामिन हो गया वह खनिज, मिनरल्स। तो विटामिन हमें कहाँ से मिलेगा जी? तो विटामिन का जो बिग सोर्स, कई तरह के विटामिन, विटामिन ए होता है, विटामिन B1 होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, सर एक विटामिन एम भी होता है, मनी, पैसे वाला विटामिन, जिसको बाद आदमी एकदम टनटना जाता है। तो इसको हमें लिख देता हूँ एग्जाम्पल में यहाँ पर, फल व सब्जियों से मिलता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल से। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इस तरीके से जो है हमारे इतनी सारी चीजें हमारे खानों में होनी चाहिए, जो मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे।
इसीलिए जब हमारे भारतीय खाना एक थाली बनता है तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट के लिए चावल मिल जाता है, प्रोटीन के लिए दाल मिल जाता है, उसमें आपको सब्जी मिलता है ताकि फैट वगैरह हो, साथ में उन सब्जियों से हमें फल और वो उससे विटामिन भी मिल जाते हैं। अब संतरा खाएंगे ना आप या आंवला खाएंगे तो विटामिन सी मिलेगा, उससे स्किन हमारा बहुत बढ़िया रहता है। विटामिन ए अगर आप खाएंगे तो आपकी आंखें बड़ी अच्छी रहेगी। ऐसे करके विटामिन बी 12 है, विटामिन बी 1 है, बी 6 है, विटामिन डी है, आपके हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और विटामिन डी के लिए जो है सूर्य का प्रकाश, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह जैसे ही सूर्य उदय होता है 6 बजे से लेकर 1 घंटे 7 बजे तक, या हद से हद 7:30 बजे तक, 1 डेढ़ घंटे में अगर शरीर में वो लगता है तो सबसे बड़ा डॉक्टर प्रकृति में सूर्य है। सनलाइट इज द बेस्ट डॉक्टर, क्योंकि आपको विटामिन डी हड्डियों में मिलता है। और मैंने ट्राई किया, अब दिल्ली में तो यहाँ धूप में मिलता नहीं है, तो हम गांव गए तो सुबह उठ जाते थे 3:30 बजे। उसके बाद सुबह रेगुलर हम गए, सुबह छत पे सूर्योदय होने से पहले एक्सरसाइज किया, योगा किया। अब इतना अच्छा और इतना बढ़िया शरीर में महसूस हुआ, और इतना अच्छा लगा कि हाँ, पहले से कुछ परिवर्तन है, तो विटामिन डी आपको मिलता है। अब सवाल ये आता है कि हम अपने खान पान में जो है ये सारी चीजें खाते हैं। आप चावल भी खाते होंगे, आप प्रोटीन भी खाते, दाल भी खाते होंगे, दूध भी पीते होंगे, नॉनवेज वाले नॉनवेज भी खाते होंगे, अलसी भी कई लोग खाते होंगे, घरेलू तेल जैसे सरसों का तेल वगैरह भी इस्तेमाल होता है, फल सब्जी भी खाते हैं। इसके बावजूद जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई बीमार पड़ जाता है तो हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं, क्या कारण है बीमार पड़ने का, हम क्यों बीमार पड़ जाते हैं? और फिर डॉक्टर हमें विटामिन की गोलियां लिखता है, फिर हमें डॉक्टर अलग से प्रोटीन का डब्बा देता है, फिर डॉक्टर हमें से एनर्जी चीजें देता है। क्यों भाई, ऐसी क्या चीजें रह गई? क्या लगता है आप लोगों को? इतना सब कुछ मेहनत से 5,000 का राशन उठा के लाते हैं, घर में इतना मेहनत से बनाते हैं, कहाँ कमी रह जाती, कहाँ डिफॉल्ट रह जाता है? इसके बावजूद हड्डियों में दर्द हो जाता है, क्यों विटामिन डी की कमी हो जाती है? क्यों आंखों में विटामिन सी और स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, विटामिन ए की वजह से आंखों में प्रॉब्लम, क्यों ये चीजें हो जाती है? क्या कारण है, क्यों प्रोटीन नहीं मिल पाता है, ग्रोथ नहीं हो पाता है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है? क्या कहता है आप लोगों का माइंड, कहाँ गड़बड़ होती है, क्या रीजन है, बताइए। आप लोग भी तो इसी धरती पर रहते हैं। कुछ कभी सोचा है आपने इसके बारे में? इतना कुछ करने के बावजूद भी इस तरह का हाल है, किसी को नहीं पता, आज तक सोचा ही नहीं। डॉक्टर का पैसा हम क्यों भरते हैं, क्या वजह है? किसी को पता नहीं है, बड़ी अजीब बात है। अब आप लोगों को पता ही नहीं है, सच में नहीं पता है, या फिर बताना नहीं चाह रहे? नहीं सर, अपना सीक्रेट नहीं बताएंगे, बताएंगे नहीं, ठीक है, मत बताइए। तो सोचिएगा इसके बारे में, इतना कुछ करने के बावजूद भी क्यों होता है। फिर इसका जवाब हम आपको बताएंगे अगर आपको नहीं मिलेगा तो। आगे बढ़ते हैं फिर। तो भोजन में ये हो गया, दूसरा ये कि हम भोजन करते क्यों हैं, हमें भोजन की जरूरत क्यों है, हम भोजन क्यों करते हैं, भोजन की जरूरत क्यों है? दूसरा सवाल ये है, हम भोजन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं भोजन? वाई डू वी वाई डू वी टेक फूड, वाई डू वी ईट फूड, टेक क्या, ईट फूड, वाई डू वी ईट फूड, हम भोजन क्यों करते हैं, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमें ताकत नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। तो आप बात समझिए, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें जरूरत किसकी है?
हमें जरूरत है, हमें नीड है किसकी? ऊर्जा की, एनर्जी की। पर सवाल है ये एनर्जी आएगा कहां से? कहां से एनर्जी आएगा? आप चावल खा रहे हो क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जितना आप चावल खाओगे उसमें उतना थोड़ी ना पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। उसमें तो जैसे गन्ने के रस में जितना गन्ने से रस निकलता है वो ठीक, बाकी उसको खोखले को फेंक देते हैं। तो हम लोग भी तो शरीर से मलमूत्र को बाहर निकालते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें होती है, पर उसके अंदर की चीजों को हम लेते हैं। तो कोशिका में भोजन तैयार होता है। हमारी जो कोशिकाएं होती है, हमारा जो कोशिका होता है, हमारा जो सेल होता है, ये समझ लीजिए किचन है। ये क्या है? किचन है ये किचन हो गया। अब अगर कोशिका किचन है तो राशन क्या है? किचन में राशन होता है। ठीक है, अगर ये कोशिका किचन है तो राशन क्या है? तो राशन वो है जो आप खाना खा रहे हो, भोजन, वो राशन है, वहां से चीजें निकलती है। तो गैस सिलेंडर भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गैस सिलेंडर भी होना चाहिए। तो गैस सिलेंडर है ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन ही हम लेते हैं। ये गैस सिलेंडर है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप जितना खाना है खा लो। जब गैस सिलेंडर ही नहीं होगा तो खाना कहाँ से बनेगा? खाना नहीं बनेगा तो खाओगे क्या? तो वैसे शरीर में ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा तब मिलेगा ना जब ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन इसलिए हम लेते रहते हैं। कभी कभी देखते हैं घर में ज्यादा मेहमान आ जाते हैं या स्पेशल गेस्ट वगैरह होते हैं, तो एक चूल्हा कम पड़ जाता है, तो जल्दी 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 करते हैं, या एक चूल्हा एक्स्ट्रा मंगवाते हैं, एक गैस एक्स्ट्रा मंगवाते हैं, है नहीं, हड़बड़ाहट हो जाती है। तो ठीक हमारे शरीर में भी कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है। हम एक अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने लग जाते हैं। जैसे हम दौड़ रहे हैं, तो दौड़ते दौड़ते आपका शरीर बोलता है कि भाई अब इससे ज्यादा मत दौड़ो, लेकिन नहीं, आपको तो दौड़ना ही होता है क्योंकि पीछे तो कुत्ता लगा हुआ है, पीछे कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है। अब आप नहीं दौड़ेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ये जल्दी जाना है। तो अब इस चक्कर में आपको ज्यादा गैस सिलेंडर चाहिए, इसलिए आप तेज तेज सांस ले, इसको हांफना कहते हैं, एकदम हांफने लगते हैं। वो हांफ रहे मतलब आप तेज तेज सांस ले रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाए। और फिर भी ज्यादा आप दौड़ते हैं तो पांव का जो हिस्सा है वो जख्मी हो जाता है। जख्मी होने का मतलब ये है कि वहां पर रेगुलर 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 काम कर रहे हैं, फटाफट फटाफट एनर्जी चाहिए, फटाफट एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन तो उतना पहुंच नहीं पा रहा है। इस चक्कर में वहां पर एक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड, अम्ल बन जाता है। वहां क्रैम्प आ जाता है, थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाता है। देखते हैं वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हैं या कहीं भी पर्वत पे जाते हैं या पैदल चलते हैं, तो क्यों पाँव में दर्द हो जाता है? क्योंकि आप ज्यादा जब ऊर्जा की आपकी जरूरत होती है और वहां जब पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है कि अम्ल बन जाता है, और उस एसिड की वजह से आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर उसको हटाने के लिए आप तेल से लेके, तेल तो एक जरिया है, या दर्द का तेल वगैरह, उसको ऐसे से करते हैं जिससे रिलीज होता है वो लैक्टिक एसिड हटता है, तो फिर आपको आराम मिलता है। तो ये आपको समझना है कि भाई भोजन हमें जरूरत क्यों पड़ती है, तो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और ऊर्जा के लिए गैस सिलेंडर हो गया। ये चीज भी समझ में आ गई। अब अगला है कि भोजन का पाचन होता कैसे है। अगला सवाल ये है कि अगर हमें भोजन का पाचन करना हो तो भोजन का पाचन कैसे होगा? तो सर सिंपल, मुंह से खा लेंगे, है ना, सीधे मुंह से खा लेंगे, हो जाता है। तो क्या मुंह से ही सारा काम हो जाता है? नहीं, मुंह से सारा काम तो नहीं होता है। क्या करना पड़ता है उसके लिए? क्या चीजें हम लोग अपनाते हैं? खाली मुंह में लेके चबाने से थोड़ी ना हो जाएगा। उसके लिए पूरा सिस्टम हमारे पास बना हुआ है, ऊपर वाले ने पूरा सिस्टम दिया है। एक ऐसा सिस्टम दिया है जिसमें आपका, आप कह सकते हैं कि एकदम वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन का मतलब इतना बढ़िया से दिया है
कि किसी प्रकार को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका काम जो है बहुत बढ़िया से हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक तो फोटो पहले आपको दिखा देता हूँ, फोटो के जरिए आपको समझने में आसानी होगी, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही लिखा रहे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखता हूँ वो फोटो, भेजता हूँ मैं ग्रुप में, भेज देता हूँ। ठीक है, आ गया ग्रुप में, ये देखिए जरा, इसको जो है, देखिए जरा इसको, इसको हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमारा पाचन क्रिया में जाएगा। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये मनुष्य का जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, मानव पाचन तंत्र का चित्र। ये आता है एग्जाम में बनाने के लिए, और ये आपको आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें जो है सबसे पहले जो है ये वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो इस हिस्से में देखेंगे ये अपना मुंह है, नाक सिस्टम है, जिसको हम लोग ओरल कैविटी यानी मुख गुहिका कहते हैं। और मुंह में आप देखेंगे तो आपका जीव होता है, टंग होता है, और जीव के ठीक पीछे जो है एक लार ग्रंथि होती है, जिसको लाला ग्रंथि कहते हैं, सलाइबा वहां से निकलता है। तो जो सलाइबा पीछे होता है उससे मुंह में पानी आ जाता है। कैसे मुंह में पानी आ जाता है? तो जब भी आप कोई ऐसी खाने पीने की चीज को देखते हैं या सुनते हैं तो मुंह चटपटाने लग जाता है। कभी भूख लगा हो और वहां से गुजर रहे हो, कितना अच्छा लगता है। जैसे हो सकता है आपको गोलगप्पा पसंद हो, इमली, सोचिए जरा, अगर आपको गोलगप्पा दे एकदम खट्टा, कैसा लगेगा खाने में, चटपटादार एकदम से। टिक्की, किसी को सकता है मोमोस अच्छा लगता हो, किसी को एकदम मस्त शाही पनीर की सब्जी, किसी को हो सकता है रसगुल्ला पसंद हो, है नहीं, हो सकता है किसी को बढ़िया पुलाव पसंद हो, एकदम मस्त जीरा उरा डाल के, एकदम बढ़िया टमाटर डाल के एकदम बढ़िया से, किसी को आलू बैगन की सब्जी बढ़िया पसंद हो एकदम, किसी गोभी की सब्जी पसंद हो। अब ये सब सुन के मन में कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा बहुत तो लार आ ही गया होगा, मुझे तो आ गया है। तो ये जो मुंह में पानी आ जाता है, ये कहाँ से आता है? यही लाला ग्रंथि से आता है, जिसको लार ग्रंथि कहते हैं। अब ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ वो भी पचाने काम करता है, उसका भी कारण है ना, वो भी खाना पचता है। इससे देखिए फूड पाइप है, यहाँ पर देख रहे हैं ये फूड पाइप है। तो ये फूड पाइप को हम लोग ग्रसिका कहते हैं, एसोफेगस के नाम से जानते हैं इसको। तो इसमें फिसलते फिसलते आता है, यहाँ पर यहाँ दो पाइप होता है, एक सांस वाला भी होता है। तो कई बार देखते खाते, खाना खाते खाते ना खाली खाना पर ध्यान दो, तो खाना खाते खाते बात नहीं करना चाहिए, खाना खाते बात कर रहा है, हंस रहा है, तो ही हंस रहा है यहाँ पर। तो देखते खाते हैं मुंह में, कई बार चावल के नाक से निकलता है, तो फंस गया। तो इसलिए गलती से देखिए, इसको जाना था इसको यहाँ पे, और जब ये यहाँ पर आ रहा होता है ना, देखिए जब देखिए रास्ता ऐसे होता है, जैसे ये पाइप है इसका, ये इधर पाइप है, और एक पाइप इधर भी होता है, यहाँ इधर भी एक पाइप होता है। तो होता क्या है यहाँ पे कि जैसे मान के चलिए उधर से खाना आ रहा होता है ना, उधर से, तो ये वाला बंद, यहाँ कपाट होता है, बंद हो जाता है, तो खाना जो है इसमें अंदर आ जाता है। और हमारा ध्यान जब नहीं होता है, कपाट गलती से लेट बंद होता है, और उसमें एक चावल का दाना घुस जाता है इसमें। बोलते रहे क्या, तो गड़बड़ हो गया है, शरीर सोचता है तो गड़बड़ हो गया है, तो कैसे निकलेगा? बोले फेंको इसको ऊपर की ओर, तो ऊपर फेंकता है, नाक से एकदम निकलता है, एक छींक मारते हैं, तो निकलते ही क्या है, तो नाक से, मेरा कई बार नाक से चावल निकला है, आप लोग अभी निकला होगा ऐसा। तो इसीलिए यहाँ पर दो होता है यहाँ पे। और आपका आगे अगर हम आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए, इसके आने के बाद यहाँ देखिए इस जे शेप का यहाँ पर स्टोमिक है, नहीं इसको आमाशय कहते हैं, स्टोमिक है। यहाँ 3 से 4 घंटा खाना रहता है। और इसके अंदर आएंगे, इसकी जो दीवार होता है वो दीवार उंगली नुमा होता है, यानी खाना जब टकराता है तो उसको पचाने काम करता है। इसलिए कहते हैं कि यहीं पर दांत भगवान ने दिया है, जरा चबा चबा कर खाइए। चबा चबा कर खाएंगे तो चबा चबा कर खाने से क्या होगा, जब ये स्टोमिक में आएगा, आमाशय में आएगा, तो उसको पचाने में आसानी होगा,
उसको आंवले की तरह वो बनाता है, तभी तो आगे जाएगा वो। और यहाँ पर एक अम्ल होता है HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के अंदर होता है, वो हमेशा निकलते रहता है, हर कुछ घंटे पे निकलते रहता है। अगर आप इसको खाना देते रहेंगे तो वो आपका ठीक है, वरना कई बार देखते हैं खाली पेट होते हैं तो एकदम जलन टाइप का लगता है, अजीब सा भूख लगता है, क्योंकि वो HCl निकलते रहता है ना। आप बहुत देर तक भूखे रहते हैं तो भी पेट में आप कह सकते हैं कि अल्सर होने का डर होता है, जिसको हम लोग कैंसर कहते हैं। पेट के अंदर या शरीर के अंदर वाले घाव को कैंसर कहते हैं, फिर उसको ठीक करने के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। हमारे एक बुआ थी, वो मर गई, उनको स्टोमिक में कैंसर था, उसको अल्सर था, वही बीमारी कैंसर कहला गई। तो यहाँ पर ध्यान देना होता है, तो जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अभी HCl यहाँ पर घोला ही होगा और आपने खाना खा लिया, और जैसे ही खाना खा लिया आपने, फिर हो गया गड़बड़। कैसे गड़बड़ हो गया जी? तो गड़बड़ ऐसे हो गया कि आपने तो सोचा ही नहीं और आपने फटाफट खाना खा लिया। तो खाना खा लिया तो क्या हो गया? तो खाना आपने अगर खा लिया तो एक बात बताइए, आपने कोई मशीन है जिसमें कि सीमेंट वगैरह आप मशीन डालते हैं, उसमें पानी डाल देंगे, या कोई खाना बना रहे उसमें बेवजह पानी मिक्स कर देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? बेकार हो जाएगा ना। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा बहुत पानी पी लिया, फिर 1 घंटा बाद या 1.5 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। मैंने जब से इस चीज को अपनाया तब से मेरा पाचन क्रिया सही हो गया। पता ही नहीं था, खाना खाने के बाद तुरंत 1 लोटा पानी गड़ 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 पूरा पी लेते हैं, अब प्यास लगा है, तो वहां गड़बड़ होता है यहाँ पे। तो ये अमाशय की अपनी कहानी है, इसलिए कहते हैं खाना खाने के बाद बाएं तरफ थोड़ा सोना चाहिए, क्योंकि अमाशय में खाना आपका वहां पर रहता है, लेफ्ट साइड में होता है ना अमाशय। आप छू के देख सकते हो, आपका पेट में भी होगा, पर वहां पर वैसा नहीं कभी चाकू वाकू लेके देखो यहाँ पर अंदर सर कैसा देखना है, तब तो मौत ही हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर ही है आपका। अब आगे देखते हैं, ये स्टोमिक से, इसके बाद यहाँ पर ये जो आपको दिखता है, यहाँ से ये स्टोमिक से ये कनेक्ट होता है छोटी आंत में। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये सब 6.5 मीटर का होता है, ये 6.5 मीटर का पाइप जैसा होता है ये, इसको छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो इसमें स्टोमिक से इसी में आता है, लेकिन जब इसमें आ रहा होता है तो यहाँ पर देखिए ये लीवर है, ये एक लिक्विड भेजता है, और यहाँ पर देखिए एक अग्नाशय है, ये भी एक लिक्विड भेजता है ताकि और आसानी से पच सके। तो जब ये छोटी आंत के दीवारों में से खाना जा रहा होता है, छोटी आंत के दीवारों में से खाना जा रहा होता है, तो इसकी दीवारें क्या करती है, इन खानों से, उसमें से जैसे चावल खाया तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको अवशोषित कर लेती है और उसको किधर भेज देती है, उसको ब्लड में भेज देती है, ताकि वो कोशिकाओं तक पहुंचा जा सके। अच्छा, यहां भी हम लोग थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। छोटी यहाँ 6.5 मीटर का, एक साड़ी की लंबाई के बराबर हो गया, तभी तो इतना खाते हैं, और खाने के बाद सारा पेट में जाता है। तो भाई पेट में कहाँ जाता है, कोई डब्बा थोड़ी ना है, तो डब्बा के अंदर पाइप है। कभी नॉनवेज आप देखेंगे बकरा वकड़ा कटता है तो उसके अंदर बहुत सारा उसका आंत वगैरह बड़ा बड़ा, उसी इंसानों का भी होता है इसका। तो छोटी आंत को भी लोगों ने खराब कर दिया है। अब होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कि पानी का पाइप है, तो देखते हैं उसमें काई लग जाती है समय के साथ पानी इस्तेमाल होते होते। तो वैसे ही होता क्या है कि छोटी आंत की दीवारों में भी जो है कुछ ऐसी चीजें चिपक जाती है, कुछ ऐसी चीजें चिपक जाती है जिससे ये पूरी तरीके से आपके खाने को अवशोषित नहीं कर पाता है। यानी आप इतना मेहनत से खाते हैं, इतना मेहनत आमाशय करता है, ड्यूटी करता है, लीवर भी इतना मेहनत से लिक्विड भेजता है, अग्नाशय भी लिक्विड भेजता है, लेकिन जब ये पहुंचता है फाइनली छोटी आंत में कि चलो यहाँ से मेन अब ब्लड में पहुंच जाएगा, अब हमें किचन में सामान पहुंच जाएगा, अब ताकत मिल जाएगी, लेकिन तब तक क्या होता है, छोटी आंत की दीवारें खराब हो गई होती है। अब इतनी जल्दी तो पूरी दीवार 6.5 मीटर नहीं खराब होगा, एक समय के बाद ज्यादा खराब हो जाता है। जैसे कि मैदा का सामान खाना, मैदा जो होता है बहुत ही बारीक होता है। मैदा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, देखिए जितना भी बिस्किट है सब में मैदा है। बाबा रामदेव का भी पतंजलि में लिखा रहेगा 100% आटा। आप आराम से बिस्किट के पैकेट में ऐसे छिपा हुआ रहेगा, उसको उठा के देखना, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आटा उसमें मुश्किल से ऐसे ही कुछ 58% या 60% के आसपास है, तो बाकी 40% क्या है उसमें, है ना। ऐसे देखिएगा उसमें लिखा 100% आटा कुछ नहीं रहेगा। तो मैदा का हो गया, चाउमीन हो गया, चाउमीन नूडल्स जितना भी बनता है उसका बनने का प्रोसीजर ये है कि पहले जो है मैदे को सड़ाया जाता है। जब मैदा सड़ जाता है तो उसके बाद उसको सारे नूडल्स बनाए जाते हैं। तो एक तो मैदा, ऊपर से वो सड़ा हुआ, उसको सब खाते हैं। तो ये दीवारों में जाके जब मैदा क्या होता है चिपक जाता है ये, और दीवारों में जाके 6.5 मीटर धीरे धीरे चिपकना शुरू होता है। तो कहते हैं देखिए ना, खाते पीते इतना शरीर में लगता ही नहीं है, तो कहाँ शरीर में लगेगा।
बचपन से लेकर अब तक बिस्किट हो गया और पता नहीं ब्रेड हो गया, ब्रेड भी आटा का नहीं पूरा होता है, वो भी उसमें मैदा मिला होता है। और भी मैदा बहुत सारी चीजों में हम डायरेक्ट खा लेते हैं। तो मैदा, या जो रोटी बाहर में आपको तंदूरी रोटी हो गया या रुमाली रोटी हो गया, सब में मैदा मिला रहता है। तो ये जो मैदा रेगुलर अगर ज्यादा खाएगा, चिपकता जाएगा, तो वो सीधे क्या होगा, सीधे जो है एक मलमूत्र के जरिए बाहर निकल जाएगा। इससे ज्यादा शरीर में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा शरीर के अंदर, बेकार है शरीर में। इतना मेहनत से काजू बर्फी दूध बोला कुछ भी पी लो, कुछ नहीं काम करेगा। अच्छा, जिनका भी ये खराब हो गया, ठीक करने का है, जैसे सेव खाते हैं तो उसका छिलका मत हटाइए, क्योंकि वो फाइबर की तरह होता है, वो लुगदी जैसा बन जाता है, जब यहाँ से गुजरेगा तो टकरा के निकलेगा तो साफ करेगा। स्पेशल फाइबर आता है मार्केट में, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मोटे अनाज हो गया, मोटा अनाज हो गया, उसका रोटी हो गया, बाजरा का रोटी, बाकी चीजों को उसको खाइए। इन सब चीजों से जो है बहुत हद तक फाइबर इसको जो है ठीक किया जा सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पर गड़बड़ हो गया तो कुछ भी आदमी खाएगा नहीं लगेगा, उसको शरीर में विटामिन की भी कमी होगी, शरीर में प्रोटीन की भी कमी होगी, और इसके लिए वो फिर बाहर से दवाई लेगा। और अगर ये भी अगर छोटियां डैमेज हो गई किसी की, तो वो जीवन का सुख भूल जाए, क्योंकि उसका पेट ही खराब रहेगा। किसी का लीवर अगर डैमेज हो जाए तो भी जीवन का सुख वो भूल जाए, क्योंकि लीवर लिक्विड देता तभी खाना पचता है। सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर होता है, 1.5 किलो का होता है हमारे शरीर के अंदर। इसलिए लीवर को डैमेज नहीं होने देना चाहिए। छोटी आंत से खाना जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से अनल यानी गुदा के जरिए वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो है अपना पूरा का पूरा जो है, ये हमारा पाचन क्रिया जो था, वो मैंने आपको समझाने और बताने की कोशिश किया है। आज की डेट में क्या है कि हम लोग जो है बड़े शौक से चीजें खाते हैं, बड़े शौक से। आप जितने आप बड़े बड़े जगह पे जाते हैं, जितनी जगह पे हम लोग बाहर का रिफाइंड का या बाहर का तेल जो एक बार इस्तेमाल करता है और दूसरी बार करने के बाद जहर हो जाता है, लेकिन वो तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार एक ही में जलेबी खा रहा है। भैया जलेबी देना 10 रुपए के। बोलता अच्छा, बढ़िया जलेबी दो यार, तुम्हारा तेल ऐसा है ना, थोड़ा बहुत तो लीवर मेरा डैमेज हो ही जाएगा, मजा आ जाएगा, थोड़ा बहुत लीवर डैमेज हो जाएगा। बोले भैया बढ़िया से मोमोज देना जरा। क्या हुआ, या बढ़िया से वो चाउमीन बाहर का गंदा तेल वाला एकदम से देना जरा, ये पकौड़े उकड़े देना, समोसे एकदम से। कुछ नहीं, को सोच रहे हैं थोड़ा हार्ट की बीमारी हो जाए। अभी से खाएंगे तब तो 40-50 साल तक धीरे धीरे हो ही जाएगा हार्ट की बीमारी। अभी से खाएंगे तब तो। और तो और बच्चों को भी ले जाते हैं, अरे हमारा बच्चा है, धीरे धीरे इसको भी तो करना है, तो धीरे धीरे इस लिस्ट में लाना है, तो खूब धड़ल्ले से खा रहे पी रहे, बढ़िया से एकदम वो कर रहे हैं। जबकि अगर घर का खाना देखा जाए, जो ईमानदारी से खाए, बढ़िया से खाए, वो सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर समझनी होगी कि हमें अपने खान पान में किस तरह का सुधार करना है, और कैसे जो है हम खाने के बाद क्या हमारा तरीका होना चाहिए, तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना। आप कोशिश कीजिए आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, धीरे धीरे पाचन क्रिया अपने आप आपका सही होता चला जाएगा, क्योंकि जिसका भी पाचन क्रिया खराब होगा, शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा उसका। ठीक है। तो ये आज हमारा जो है देखिए टाइम भी हो गया है, और ये मैंने आपको बहुत सारी चीजें वैसे मुझे समझानी थी, फिर भी मैंने बहुत हद तक मैंने आपको चीजें बताई है। तो कैसा रहा आज का क्लास, क्या आपको समझने में आया, क्या वाकई में ये जानकारी जरूरी है, और आगे से आप इस चीज को अलर्ट रहेंगे। एक सवाल तो फिर भी मैंने अभी तक नहीं बताया, क्योंकि आपने नहीं बोला तो मैंने भी नहीं बोला। और वो सवाल क्या था, इतना कुछ खाते हैं फिर भी बीमार क्यों रहते हैं। तो उसमें से एक जवाब तो यहाँ पर मिल गया आपको, कि यहाँ पर जो है अगर छोटी आंत में समस्या हो गई तो नहीं हो पाएगा। अभी भी बहुत सारे रीजन है जिसके बिहाफ पे मैं आपको दूंगा, बहुत ही सॉलिड जवाब है जो मैं आपको दूंगा। बताइए, रिव्यू दीजिए जरा आज क्लास का, बायोलॉजी समझ में आया कि नहीं आया। और आपका 3 क्लास में सबसे बढ़िया क्लास, सबसे ज्यादा क्या किसको समझ में आया है, किसको किसको ज्यादा क्या समझ में आया है, बताइए। जैसे ये बायोलॉजी वालों से समझ आ गया, क्योंकि इसकी पिछले क्लास में थोड़ा सा वो मुश्किल था सर, थोड़ा समझ नहीं आया। चलिए, समझ में आ गया ना। हाँ ये समझ आ गया था ये। मुझे भी यही ज्यादा समझ में आता था जब मैं 10th में था तो। कोई यस दिक्कत सर। नहीं, नंबर आना चाहिए। ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। अच्छा, वेलकम। और मिस्टी आप बताइए, आपको जी सर, कैसा रहा दिन? मुझे भी आज का ये क्लास ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा। तो अब मतलब खाना दूसरे खाने के में से बाद तो भी आप ऐसे। सामने वाले को देखोगे ध्यान से कि अरे रुको रुको रुको, पानी नहीं पियो, अभी अमाशय में खाना रुकेगा। हाँ राइट सर। चलिए, हम तो रोज हम खाना खाते रोज हमें ऐसे छू छू के देखता हूँ, हाँ अमाशय में चला गया होगा,
टाइम होता छोटी हाथ में चला गया होगा। चलो अब मैं उठ सकता हूँ। ये चीजें ऐसे होनी चाहिए, प्रैक्टिकल याद रहता है। चलिए बढ़िया है। और भी लोग हैं अपना बता सकते हैं। और वो जवाब जो है आप लोग मैं ही बता देता हूँ। देखिए लास्ट में बताता हूँ, क्लास ओवर कर दूंगा फिर। देखिए पता है कहाँ गड़बड़ होता है, हम लोग इतना मेहनत से सब कुछ खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारा जो खाना बनाने का तरीका है वो गलत है। खाना बनाने का तरीका जानते क्या है? देखिए जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें अगर खाना बनाया जाए तो जो चीजें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, दाल है तो प्रोटीन है, तो उसके अंदर जो है आपको 98% चीजें मिलेगी। कितनी कमाल की बात है कि अगर हम मिट्टी के बर्तन में खाते हैं तो मिट्टी के अंदर वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के अंदर होता है, इसी कारण। और हर मिट्टी से सब कुछ नहीं बन सकता है। कुम्हार अच्छे से जानता है कौन सी मिट्टी से आपका तवा बनेगा, कौन सी मिट्टी से कढ़ाई बनेगा, कौन सी मिट्टी से गिलास बनेगा, वो बड़ा वैज्ञानिक है वो। लेकिन क्या है कि हमने अपने देश की कला और संस्कृति को जो है नॉन साइंटिफिक बोलकर, वैज्ञानिक बोलकर जो है हमने उसको छोटा कर दिया। पर मिट्टी सबसे बेस्ट है। पर मिट्टी में अगर कोई ना खा पाए तो जो आपका जो है कौन सा बर्तन हो गया, आपका पीतल का बर्तन हो गया, एक तो कांसा होता है। कांसा में जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है कितना परसेंट मिल जाता है कांसा में? कांसा में आपको मिल जाता है अप्रोक्स 93%। आई थिंक सो 93% के आसपास मिल जाता है। पर कांसा का बर्तन भी यूज करना मुश्किल है क्योंकि बहुत घरों में नहीं होता है और गिरते ही टूट जाता है। उसके बाद है पीतल का बर्तन। पीतल के बर्तन में आई थिंक 89% के आसपास है। आई थिंक 89 या 91, आई थिंक 91 है। आई होप 91% है। तो पीतल देखते हैं, आपने ध्यान दिया होगा पहले, आज भी शादी विवाह में पुराने जमाने का रिवाज है कि कांसा और पीतल का बर्तन चढ़ाया जाता है। इसके पीछे पर्पस यही था कि पहले घरों में पीतल का बर्तन होता था। तो देखिए जितना चीज आपने जैसे दाल खाया 100 ग्राम, और उसके अंदर अगर वाकई में 100 ग्राम प्रोटीन है, 100 ग्राम प्रोटीन है, तो 91 ग्राम तो आपको पीतल का बर्तन दे देगा। मिट्टी का बर्तन 98 ग्राम आपको दे देगा। और मिट्टी के बर्तन में बनी चीजों को फ्रिज की भी जरूरत नहीं होती है। आजकल अफगानिस्तान में मिट्टी में बंद कर देते हैं और फलों को भेजा जाता है, फल एक एक हफ्ता खराब नहीं होता है। तो एक बहुत ही बढ़िया रेफ्रिजरेटर का काम करता है। अब आते हैं अपने बर्तन पे। आज की डेट में जो हम बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम प्रेशर कुकर, हालांकि कुकर में तो खाना बनना नहीं चाहिए, कुकर कभी भी खाने को पकाता नहीं है। वो ऊपर से प्रेशर बना के तोड़ देता है उसको, तो खाना पकता नहीं है, वो टूट जाता है। और टूट जाता है तो उसके अंदर जो है आपको केवल और केवल 15% ही मिलता है। सोचिए आपने पैसा पूरा पे किया 100% के लिए, लेकिन कितना मिल रहा है? 15%। तो शरीर में 85% की कमी हो गई, और ये रोज कमी हो रही है। और एक दिन ये बड़ा कमी जो है आपको किसी न किसी रूप में दिखता है, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी, या कुपोषण होना, हड्डियों में दर्द होना, आपका ग्लो नहीं कर पाना, बालों का झड़ना, आंखों से कम दिखाई देना। रीजन यही है। नॉर्मल भी स्टील के बर्तन पे आते हैं तो उसका भी एवरेज इतना ही है, 15% के आसपास है। कुकर तो शायद 15 से भी कम कर देता होगा, 10% पे ले आता होगा। सोचिए आपका पैसा चोरी का नहीं है, आपका पैसा मेहनत का है, और आप सोच के ही खाते हैं खाएंगे। केवल एक गलत तरीका जो है वो आपके खाने के गुणवत्ता को खत्म कर देता है। पर शरीर को तो जरूरत है। भाई आपको गाड़ी चलानी है तो किरोसिन तेल से भी गाड़ी चलती है, चलता है, लेकिन इंजन खराब हो जाता है। अब डीजल गाड़ी डीजल चलेगा, पेट्रोल गाड़ी पेट्रोल पे चलेगा। लेकिन आप उसको जबरदस्ती किरोसिन तेल चलाएंगे तो कब तक चलेगा? थोड़े दिन बाद खत्म हो जाएगा। इसीलिए आजकल लोगों को पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते हैं सब चीज। प्रयास होना चाहिए। घर में किसी के पीतल का बर्तन है तो किसके लिए, जीवन से बढ़कर थोड़ी है। कम से कम चावल उसमें बना लो। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पहले जमाने में तो चावल बनता था, फिर भी वो सही था, क्योंकि चावल, कुकर तो बिल्कुल क्या होता है, वो बिल्कुल वो कर देता है उसको, बिल्कुल ही तोड़ देता है। पीतल है, मिट्टी है तो थोड़ा मिट्टी कर लो। इससे क्या होगा कि आप जितना खाओगे कभी भी बाहर के दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहते हो कि हमेशा जवान रहो, यंग रहो, फिट रहो, तो सबसे पहले खाना बनाने के तरीके को बदलो। खाना खाने के बाद को पैटर्न को समझो, उसको फॉलो करो, पाचन क्रिया सही रहेगी। कब क्या खाना है, कैसे खाना है, इस बात का ध्यान रखो। बहुत ज्यादा मिर्च मसाला मत खाओ, उतना ही खाओ जितना रहे। रात में कभी भी हैवी खाना मत खाओ। रात में भिंडी की सब्जी हो गई,
आपका जो भी जैसे कटहल हो गया, है ना, ये सारी सब्जियों से बचो। रात में जितना सिंपल आप खा सकते हो सिंपल, जैसे कि लौकी की सब्जी अच्छी है, सिंपल होती है, या खिचड़ी सबसे बेस्ट होता है। सिंपल सिंपल चीजें रात को खाया करो। सुबह नाश्ता सही टाइम पे खा लिया करो। तो इससे क्या होगा, रात का खाना नहीं खा सकते तो और अच्छी बात है, पर ठीक है, कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे करने से जो है आप बहुत लॉन्ग लाइफ स्वस्थ रहेंगे और आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो आज हमारा टाइम लगभग 10 बज गया है और हमारा तो लेक्चर खत्म होगा नहीं। इतना सारा कुछ बताना है कि एक दिन में होगा नहीं। फिर भी एनीवे मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। आप लोग घरे में कौन सा कुकर से